नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बीमारी को जिसका नाम है फुट एंड माउथ डिसीज़। फुट एंड माउथ डिसीज़ एक अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग है। वायरल यानी वायरस से होने वाली बीमारी, विषाणु से होने वाली बीमारी है। यह मुख्य रूप से गौ जाति यानी केटल, जो गोवंश होता है जिसमें गाय, बैल और उसके बच्चे वगैरह आते हैं, भेड़, बकरी, सूअर और अन्य जो खुर वाले जानवर हैं उनको यह प्रभावित करती है। इस बीमारी का जो कारण है वह पिकोरना वेरिडी परिवार का वायरस है, जिसे कि हम एप्थो वायरस कहते हैं। इस वायरस के स्वरूप की यदि बात की जाए तो इसमें आरएनए वायरस होता है और यह इसमें 7 सीरोटाइप पाए जाते हैं: AOC, एशिया 1, सेट 1, सेट 2 और सेट 3। एक सीरोटाइप के खिलाफ इम्यूनिटी जो होती है वो दूसरे सीरोटाइप के लिए प्रभावी नहीं होती है। अर्थात मान लीजिए यदि किसी पशु को ए सीरोटाइप से बीमारी हुई इस वर्ष और वो अच्छा हो गया, अगले वर्ष उस एरिया में फिर से एफएमडी की वायरस फैला, लेकिन इस बार ओ सीरोटाइप से इन्फेक्शन हुआ। तो यदि ओ सीरोटाइप से इन्फेक्शन हुआ है, चूँकि पिछली बार ए सीरोटाइप से इन्फेक्शन हुआ था जिसके कारण से पशु की बॉडी में ए सीरोटाइप की इम्यूनिटी बन गई थी, तो ये भी एफएमडी की वायरस है लेकिन ओ सीरोटाइप है। तो अगर ओ सीरोटाइप होगा तो ए सीरोटाइप से बनी हुई जो इम्यूनिटी है वो ओ सीरोटाइप के अगेंस्ट काम नहीं कर पाएगी। ठीक है, इसका मतलब वही होता है कि एक सीरोटाइप के खिलाफ जो इम्यूनिटी बनती है वो दूसरे किसी सीरोटाइप के लिए प्रभावी नहीं होती है। अब इस बीमारी के लक्षणों की यदि हम बात करें तो इसके जो मुख्य लक्षण हैं उसमें पहला है खुर और मुंह में छाले या फफोले बन जाते हैं, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। एक राइट साइड में मुंह पर इसमें इस प्रकार से छाले बन जाते हैं जीभ पर और मुंह में, और इस तरीके से खुरों में घाव बन जाते हैं, वेसिकल्स फफोले बन जाते हैं, फूट जाते हैं। ठीक है, ये सब पहले लक्षण जिसमें होते हैं एफएमडी में होते हैं। इसके अलावा मुंह से में अत्यधिक लार आना, पशु खाना पीना कम कर देता है। चूँकि खुर में घाव हो गया है तो घाव होने की वजह से क्या होता है, पशु लंगड़ाने लगता है, उसमें लंगड़ापन देखने को मिलता है। अब अन्य लक्षण क्या हो सकते हैं, पशु को बुखार आ सकता है, उसके दूध के उत्पादन में गिरावट आ सकती है, पशु को कमजोरी आ सकती है। ठीक है, अब इस बीमारी का संचरण कैसे होता है, ट्रांसमिशन यदि बात करें तो यह बीमारी एक पशु से दूसरे पशु में फैलती कैसे है, तो संक्रमित पशुओं से सीधे संपर्क के माध्यम से फैलती है। अर्थात कोई बीमार जानवर है, उसे यदि बीमारी है तो वह स्वस्थ पशु को एफएमडी फैला देगा। मतलब बीमार पशु के जब संपर्क में जब स्वस्थ पशु आता है तो उससे फैलती है, पहली बात। दूसरी बात, दूषित चारे से, मतलब यदि किसी बीमार पशु ने कोई चारा खाया, बाद में स्वस्थ पशु उसी चारे को, बचा हुए चारे को खाता है, उससे फैल सकती है। पानी से, दूषित पानी से हो सकती है, दूषित उपकरण हैं उनके माध्यम से, और हवा के माध्यम से भी यह वायरस फैल सकता है। इसके अलावा मनुष्यों के कपड़ों और जूतों के माध्यम से भी, मतलब जो मनुष्य पशुओं के बीमार पशुओं के संपर्क में आते हैं और बीमार पशुओं के संपर्क में आने से वायरस जो है मनुष्यों के कपड़ों से लग सकता है और उसके माध्यम से स्वस्थ पशुओं को फैल सकता है। इस तरीके से वायरस का संचरण हो सकता है। अब यदि बात करें रोग की निदान यानी कि डायग्नोसिस के बारे में कि बीमारी की पता कैसे करेंगे, तो सबसे पहला तो है क्लिनिकल लक्षणों के आधार पर मुंह और खुर के घाव देख लेंगे। यदि मुंह में छाले हैं, खुर में घाव हो गया है, तो यह माना जाता है कि यह बीमारी एफएमडी है। इसके अलावा प्रयोगशाला के कुछ परीक्षण होते हैं, उनके माध्यम से भी हम पता कर सकते हैं कि यह बीमारी एफएमडी है या नहीं है। इसके लिए RT-PCR टेस्ट किया जाता है, एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे टेस्ट किया जाता है, और वायरस को आइसोलेट करके भी किया जाता है। और ये जो पूरे टेस्ट जितने भी हैं ये हम वायरोलॉजी में डिस्कस करेंगे। अब यदि उपचार की बात करें इस बीमारी में क्या उपचार कर सकते हैं हम, चूँकि यह एक वायरल रोग है अर्थात वायरस से होने वाली बीमारी, इसलिए इस बीमारी का कोई भी विशिष्ट उपचार उपलब्ध नहीं है कि जो बीमारी वायरस से होती है उसके लिए कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल दवाइयाँ नहीं बन पाती है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जो सहानुभूतिपूर्ण उपचार है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट हम उसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि घाव को साफ करें, उसकी ड्रेसिंग वगैरह करें,
सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ड्रेसिंग करना। घाव को साफ करके ड्रेसिंग करना है। ड्रेसिंग के लिए अपन पोटेशियम परमैंगनेट से इसे घाव को साफ कर सकते हैं। पोविडीन आयोडीन से ड्रेसिंग कर सकते हैं। संक्रमण को रोकने के लिए उसके अंदर एंटीबायोटिक्स यूज़ किया जा सकती है। इसमें आप चाहें तो एंडोफ्लोक्सासिन यूज़ कर सकते हो, सेफ्ट्रिएक्सोन यूज़ कर सकते हो, और विभिन्न प्रकार की एंटीबायोटिक्स आती हैं, वो आप इसमें अलग अलग इन्फेक्शन के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। DCI यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा वाइटामिन और मिनरल सप्लीमेंट्स उन्हें ज़रूर दें, जिससे कि उनकी कमजोरी बॉडी के अंदर जो है मिनरल्स की डेफिशिएंसी है, जो वाइटामिन की डेफिशिएंसी है, कमी है, वो पूरी हो सके और उनमें कोई दिक्कत ना हो, ताकि यदि अंदर से वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो बीमारी से वो लड़ पाएंगे। क्योंकि वायरल डिजीज़ में इम्यूनिटी ही का मेन काम होता है। यदि पशु की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी तो वो बीमारी से रिकवर कर जाएगा, और यदि इम्यूनिटी ही ख़राब है तो फिर रिकवर करने में दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा दर्द और सूजन को कम करने के लिए हमें नेज़ देना चाहिए। इसमें बहुत सारे अलग अलग दर्दनाशक दवाइयाँ आती हैं, मेलॉक्सिकिन लगा सकते हैं, और भी अलग अलग हैं, ठीक है, वो हम यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। अब इस बीमारी में उपचार से महत्वपूर्ण होता है रोकथाम। इसका प्रिवेंशन करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण हम बात करते हैं टीकाकरण की। तो टीकाकरण के बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे यहाँ पे, कि FMT बीमारी का जो टीकाकरण है वो कब कब करना चाहिए और कैसे कैसे करना चाहिए। तो जो बछड़े या जो बकरी के बच्चे, भेड़ के बच्चे होते हैं, उनको 4 से 6 महीने की उम्र में सबसे पहले टीका लगा दो। यदि माँ के दूध से पर्याप्त रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं मिली है तो फिर आप जल्द टीकाकरण भी कर सकते हो, लेकिन 4 से 6 महीने की जो उम्र होती है उस पर टीकाकरण करना चाहिए। अब जो वयस्क पशु हैं, यदि उनको पहले का भी टीका नहीं लगा है, पहले तो उनसे पूछो पशुपालक से कि आपके पशु को टीका लगा है कि नहीं लगा है। अब उनको बोला नहीं लगा है या लगा है पता नहीं है, तो आप तुरंत उसको टीका लगा दें। जैसे ही आपने FMT का टीका लगाया, उसके बाद आपको 1 महीने के बाद उसका बूस्टर डोज लगाना है, यानी 1 महीने बाद उसको रिपीट करना है। बूस्टर डोज का मतलब यह होता है कि जो हमने पहले वैक्सीन लगाया था उसी वैक्सीन को 1 महीने बाद लगा देना। उससे क्या होता है, इम्यूनिटी को बूस्ट होती है, इम्यूनिटी बढ़ती है। इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए जो डोज लगाया जाता है उस डोज को अपन कहते हैं बूस्टर डोज। इसके बाद नियमित टीकाकरण करना, यानी हर 6 महीने पे नियमित रूप से आप पशुओं को टीका लगवाएं। अब सामूहिक टीकाकरण अभियान भारत में चल रहा है। भारत में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत साल में 2 बार सामूहिक रूप से टीकाकरण किया जाता है, और यह सभी जो योग्य पशु होते हैं उनके लिए लागू होता है। अब एक कुछ निर्देश अगर हम बात करें टीके के लिए, तो जो टीका है उस टीके को 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर सही तरीके से स्टोर करें। बीमार, कमज़ोर या गाभिन पशु को आप टीका ना लगाएं, ठीक है। और यदि टीका लगवाना है तो आप अपने जो पशु चिकित्सक की सलाह लें, उसके अकॉर्डिंग ही लगाएं, बिना सलाह के ना लगाएं, क्योंकि गाभिन में कभी कभी दिक्कत कर सकता है। टीकाकरण का आप रिकॉर्ड रखें, जैसे कि टीके का बैच नंबर, उसकी तिथि और अगली तारीख कब टीका लगवाना है, ठीक है। अब यहाँ पे FMD वैक्सीन ये वाली आती है, रक्षा ओवेक ट्राइवेलेंट, ठीक, ये लगाई जाती है FMD के लिए वैक्सीन। देख लीजिए आप, इसमें इमेज भी आपको दिख जाएगा स्पष्ट। जो प्रभावित क्षेत्र हैं जहाँ पर FMD बीमारी काफ़ी देखने को मिलती है, वहाँ पे नियमित टीकाकरण का कार्य किया जाना चाहिए। अन्य उपाय यदि बात करें, संक्रमित पशुओं को अलग करना। सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है इसके अंदर, जो पशु बीमार है उस पशु को सबसे पहले तो अलग किया जाए। जिस फार्म में हम पशुओं को पाल रहे हैं वहाँ स्वच्छता बनाए रखें। नए पशुओं को फार्म में लाने से पहले क्वारंटीन करना चाहिए। जैसे ही आप नए पशु को लाते हैं, उसको पहले आप 15 दिन तक के लिए उसको अलग रख करके पहले क्वारंटीन करें, उसको कहते हैं क्वारंटाइन करना, ताकि यदि उसमें कोई बीमारी के लक्षण आने वाले होंगे तो 15 दिन में आ जाएंगे। यदि मान लीजिए हम किसी नए पशु को कहीं और से लेकर के आए और सीधे हमने उसे झुंड में मिला दिया, यदि वह पशु संक्रमित हुआ किसी बीमारी से, तो वो हमारे स्वस्थ पशुओं को बीमार कर देगा, जिससे हमारे पशुपालन और हमारे डेयरी के बिजनेस में नुकसान हो जाएगा। इसलिए क्वारंटाइन का बहुत महत्वपूर्ण वो होता है बीमारी के लिए, कि जो नया पशु है उसे पहले आप क्वारंटाइन ज़रूर करें। संक्रमित क्षेत्र में पशुओं की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाएं, ठीक है। आपको पता है कि उस एरिया में बीमारी फैल गई है, तो आप अपने पशुओं को उस एरिया में जाने से रोकें, ठीक है। आर्थिक महत्व की यदि बात करी जाए तो इससे दूध उत्पादन में भारी कमी आती है। इस बीमारी से क्या होता है, पशु के दूध के उत्पादन में कमी होती है। दूध के उत्पादन में कमी क्यों होती है, क्योंकि पशु खाना पीना कम कर देता है, चलना फिरना हो नहीं पाता है, तो वो फिजिकली फिट नहीं है, तो वो उत्पादन कैसे करेगा, ठीक है। पशुओं के वजन और प्रजनन क्षमता में गिरावट होती है, ठीक है, वज़न भी कम हो जाएगा। और मान लीजिए यदि पशु अभी
पशु को प्रजनन करना है तो उसके लिए वो उसमें इतनी कमजोरी हो जाती है कि बॉडी के अंदर मिनरल्स और वाइटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसके कारण से वो प्रजनन नहीं कर पाता है, तो उसमें भी दिक्कतें आती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रभाव पड़ता है इससे काफ़ी। उपचार और रोकथाम की लागत बढ़ जाती है। ठीक है। सरकारी योजनाएं भी कुछ चल रही है, जैसे भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम NADCP चल रहा है, जिसका उद्देश्य क्या है, FMD और ब्रुसेलोसिस को नियंत्रित और समाप्त करना। निःशुल्क टीकाकरण का अभियान इसके लिए चल रहा है। अब परीक्षा में अगर हम बात करें, इस जो पूरी बीमारियां अपन ने पढ़ी, इसमें से परीक्षा में क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते हैं, किन बिंदुओं पे हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, उसमें है सबसे पहला FMD का कारण क्या है और उसके लक्षण क्या हैं, इस पर ध्यान दे रहे हैं। वायरस के कितने सेरोटाइप हैं, 7 सेरोटाइप हैं, उसके बारे में हमें ये पता होना चाहिए 7 सेरोटाइप कौन कौन से हैं, उसकी रोकथाम और उसके नियंत्रण के उपाय क्या क्या हैं, NADCP का उद्देश्य और पहल क्या है, और इस रोग का हम पर आर्थिक प्रभाव क्या पड़ता है पशुपालक पर। ये सभी चीज़ें इस बीमारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो धन्यवाद, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।